प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो बाल अपराधी के कारण व रोकथाम के उपाय के बारे में हमने अध्ययन किया। किन्हीं तकनीकी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। पिछली वीडियो में हमने बाल अपराध के जो कारण हैं उनको जाना और उन कारणों में जो घर का वातावरण व विद्यालय का वातावरण है इसके बारे में हमने जान लिया था। और अब शेष भाग हम आगे का जो है इस द्वितीय वीडियो में आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण कारण था तीसरा, समाज का वातावरण। समाज के वातावरण में आपने देखा कि जिस समुदाय के हम सदस्य होते हैं उस समुदाय के गुण धर्म आचरण तौर तरीके भी बालकों को प्रभावित करते हैं। जिस सांस्कृतिक समुदाय में बच्चा रहता है वहाँ भी कहीं न कहीं उसे बाल अपराध की ओर प्रवृत्त करने वाली चीज़ें मिलती हैं। उसको आस पड़ोस का जो वातावरण है वो भी बच्चे को प्रेरित करता है। आसपास पड़ोस में यदि जुआरी, शराबी या अपराधी किस्म के लोग होते हैं तो बच्चों को यदि वो घर से बाहर निकलते हैं या उनके कारनामे जब देखने को मिलते हैं तो कहीं न कहीं उनके बच्चों के साथ में या उन लोगों को देख करके बच्चे बाल अपराध की ओर प्रवृत्त होने लग जाते हैं। एक जो मुख्य कार्य हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसमें सकारात्मक की बजाय नकारात्मक प्रभाव यदि बढ़ रहा है या नकारात्मक तरीके से यदि सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाते हैं, दुरुपयोग जिसको हम कह सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। माँ बाप अधिक लाड़ प्यार के कारण से बच्चे को अन्य लोगों के समान दिखाने के लिए बराबरी या होड़ा होड़ी में मोबाइल या इस प्रकार का उपकरण दे देते हैं कि वो इंटरनेट का उपयोग न करके दुरुपयोग करने लगते हैं तथा आपराधिक किस्म की या अपराध को बढ़ावा देने वाली मूवी या यौन जो क्राइम हैं उनसे संबंधित मूवी देखने लग जाते हैं। पॉर्न मूवी जिनको कहते हैं वो देखने लग जाते हैं, वह अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। बच्चों, जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है बाल अपराध का वे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। ये महत्वपूर्ण कारण होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्राय दिखाई ये कम देते हैं। एक मानसिक मंदता के कारण से बच्चे शिकार हो जाते हैं बाल अपराध के कारण से। उन्हें जब ये लगता है कि मैं एक सामान्य बच्चों की तरह बुद्धि में श्रेष्ठ नहीं हूँ या मैं वो काम ढंग से नहीं कर पाता हूँ, मैं कहीं न कहीं इस मामले में पिछड़ा हूँ, तो वो अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं या उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान होता नहीं है और अज्ञानता की वजह से वो क्राइम करने लग जाते हैं। ग्रंथियों का विकास, हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी जो ग्रंथियां हैं उनका विकास होता है। ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, फिजिकल ग्लैंड्स, तो उनके द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं उन स्त्रावित हार्मोनों के इम्बैलेंस के कारण से, असंतुलन के कारण से भी बच्चों के अंदर बाल अपराध की तरफ प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। एक यहाँ पर ग्रंथियों का विकास का मतलब ये होता है कि हतोत्साह किसी कार्य के पूर्ण होने के कारण से वे निराश हो जाते हैं। निराशा, हतोत्साह व कुंठा एक प्रकार की उनके अंदर ग्रंथि निर्मित कर देती है, हीन भावना के वो शिकार हो जाते हैं और फिर वे अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जो बालक होते हैं 7 से लेकर के 17-18 साल तक की उम्र के किशोर भी, जिसमें कहते हैं हम 7 से लेकर के और 18 साल तक की आयु से नीचे के, संवेगात्मक रूप से जो अस्थिरता इनके अंदर होती है, संवेगिक उथल पुथल का जो समय किशोरावस्था को कहा जाता है, तो उस समय भी जब इनको ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है या इनकी भावनाओं को उचित दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं, सही मार्ग नहीं मिलता है, तो संवेगात्मक अस्थिरता के कारण से ये अपराध की ओर प्रवृत्त होने लग जाते हैं। कई बार दिवा स्वप्न देखने के कारण से, कई बार ऐसी आकांक्षाएं पान लेने के कारण से, कई बार अनेक तनाव, टेंशन, कुंठा के कारण से मानसिक रोग का शिकार बालक हो जाते हैं। वह मानसिक रोगों का
शिकार होने की वजह से बालकों में अपराध की ओर बढ़ने को प्रवृत्त होने का कारण मान लिया जाता है, देखने को मिलता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता बच्चों की मनोवैज्ञानिक कारणों में हर बार ही मानसिक मंदता के कारण से ही बच्चे बाल अपराधी बनते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत ही उच्च बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली लोग भी क्राइम में पाए जाते हैं। कईयों ने तो यहाँ तक कि कम उम्र में ही जो टेरर है उसका रास्ता भी अपना लिया। राष्ट्र विरोधी कार्यों में भी कई लोग जो कम उम्र के थे वो पाए गए हैं। अब ये प्रश्न उठता, हमने जो कारण देखे, विभिन्न प्रकार के जो कारण देखे, शारीरिक कारण है और वातावरण जनित कारण है। वातावरण जनित कारणों में हमने विद्यालय का वातावरण, मनोवैज्ञानिक कारण है, समाज का वातावरण, ये सब बातें हमने देखी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब कारण हैं, परंतु हम इन कारणों का निवारण कैसे करें। यदि हम इन कारणों का निवारण कर देंगे या इन कारणों को ध्यान से रख करके हम यदि ढंग से कदम उठाते हैं तो हम बाल अपराधी बनने से बालकों को रोक सकते हैं। हमारा जो मुख्य ध्येय था इस कक्षा का वह यही था कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों को बाल अपराधी बनने से रोक सकते हैं, वह उन्हें समाज की मुख्य धारा में ला करके एक सुयोग्य, सुदृढ़ राष्ट्रीय व्यक्ति व नागरिक बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन बच्चों को बाल अपराधी बनाने से रोक सकते हैं। इसमें दो बात है, एक तो निरोधात्मक चीज़ें करना। निरोधात्मक चीज़ों का मतलब है कि पहले ही रोकथाम कर लेना या पूर्व में ही ऐसे कदम उठा लेना कि बाल अपराधी वो न बन सके। दूसरा होता है, मान लीजिए ऐसा हो गया और वो बन गए, अपराधी बन गए, तो किस प्रकार से उनके अंदर सुधार किया जाए, किस प्रकार से उनके व्यवहार को सामाजिक व्यवहार बना दिया जाए और किस प्रकार से उनके विचारों को समाज के अनुकूल या समाज में चलने वाला बना दिया जाए। तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखने की बात है कि हमें निरोधात्मक व रोकथाम के उपाय करने होंगे। तो हम रोकथाम के प्रयत्न कैसे कर सकते हैं कि हमने पहले आपको कारण बताए थे, जो कारण बताए हैं उन कारणों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हम हटा लें तो आराम से वो रोकथाम हम कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई बालक व्यंग्योक्ति के कारण से शारीरिक हीनता वाला बालक अपराधी बन जाता है, तो हम समाज में उनके प्रति इस प्रकार की सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करें। यदि किसी व्यक्ति का कोई अंग कमज़ोर है या किसी कमजोरी के कारण से वह सामान्य के बराबर नहीं है, तो हम लोगों को उस बच्चे का विरोध नहीं करना चाहिए, वह कोई व्यंग्य नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, जिसके कारण से वह बच्चा बाल अपराधी न बने तथा अपने आप को भी अन्य बच्चों की तरह समझे। तो यह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, वो रोकथाम करने में कामयाब हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात थी, घर का वातावरण, परिवार का वातावरण। तो घर में इस प्रकार का वातावरण रखें, माता पिता आपस में झगड़े नहीं, घर में बच्चों की जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान और उसके पढ़ने पढ़ाने की, उनका पूर्ण प्रतिबंध उनके द्वारा किया जाना चाहिए। भाई बहनों में या अपनी समस्त संतानों में कोई भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार माता पिता को नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से उनको रखना चाहिए। परिवार में जितने भी अंग होते हैं परिवार के, उनका सबका अपना अपना योगदान होता है, इसलिए सभी के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। माँ और बाप को कभी मजाक में भी इस बात का नहीं दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि अमुक बच्चे को मैं कम प्यार करती हूँ या अमुक बच्चे को मैं ज़्यादा प्यार करते हूँ। कम से कम जो है बच्चे की आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम जिनको कहा जा सकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के द्वारा या माता पिता के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी कोशिश हो कि हम सामाजिक ताने बाने को साथ में लेकर के संबंधों को स्थायी रखें और सौतेली माता या जो विपिता होता है, सौतेला पिता होता है, उनको भी सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चों को स्नेह करें, कभी उनको ये नहीं लगे कि वे उनको प्यार नहीं करते हैं, और घर में अच्छा वातावरण बनाए रखना चाहिए। बच्चों के सामने की बात छोड़िए, ऐसे कार्य नहीं करें, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यसन के कार्य करना, चरित्रहीनता के कार्य जिनसे कि बच्चों के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है और एक ग्रंथि बन जाती है मानसिक, तो ऐसे कार्य बच्चों के सामने नहीं करें। त्याग देना चाहिए व्यक्ति को ऐसे कार्य, और कम से कम बच्चों के सामने तो किए जाने ही नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, परिवार का जो वातावरण है
शांत होगा, सौहार्दपूर्ण होगा। और शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चे माता पिता व परिवार के सदस्यों की छाया में, स्नेह की छाया में पल्वित पुष्पित होंगे, वह एक सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे, कभी अपराधी नहीं बनेंगे। जो और बात हम कर रहे थे, विद्यालय का जो वातावरण है वह भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विद्यालय का जो वातावरण है महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विद्यालय के वातावरण में यह है कि बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य को किया जाना चाहिए। जो शिक्षण कौशल होता है, ठीक ढंग से बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, यह बात हर अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अध्यापक की भूमिका या विद्यालय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पढ़ाते समय बच्चों को कहीं ये बातें नहीं कहें कि आप में बुद्धि नहीं है, आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ा सकते हो, आपका कोई योगदान नहीं हो सकता है। ऐसी बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। विद्यालय के वातावरण में इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके समस्त बुद्धि वालों के हिसाब से लेक्चर्स का जो अपने लेक्चर होते हैं, व्याख्यान होते हैं, उनका नियोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में विद्यालय में समय समय पर अंताक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, बाल सभाएं, खेलकूद या यूं कहें कि पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं, पाठ्यशयगामी गतिविधियां, शिक्षणेतर गतिविधियां, उनका आयोजन प्रयोजन होना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात आती है वो अध्यापक के व्यवहार से संबंधित आती है। अध्यापक पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करे। जाति, वर्ग, धर्म, रंग, रूप, भाषा, प्रांत, उनके आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार है वो विद्यालय में कभी भी विद्यार्थियों के साथ नहीं करे। एक प्रजातांत्रिक विद्यालय का जो व्यवहार है वह स्नेहपूर्ण व्यवहार बच्चों के प्रति करना चाहिए। और कम से कम जो बच्चा सामान्य नहीं लग रहा है, उसको किन्हीं कारणों से जो बच्चा कमतर लग रहा है, कम दिखाई देता है, उस बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए। तथा मार्गदर्शन में कभी भी बच्चों को कमी नहीं रखें। जो बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है तो उसको खेलकूद की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। जो खेलकूद में ज़्यादा कार्य अच्छा नहीं कर सकता है तो उसकी रुचि के अनुसार उसको पढ़ने में मार्गदर्शन करना चाहिए। और ठीक ढंग से निर्देशन व परामर्शन का कार्य विद्यालय में होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा है उसी जगह पर पढ़े, आसपास के विद्यालयों में पढ़े, जिससे कि घर वाले भी उसको ऑब्जर्व कर सके, उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकें। और कुल मिलाकर के बच्चों, विद्यालय के अंदर जो मूल्यांकन पद्धति है, परीक्षा पद्धति है, कठोर अनुशासन है, उसको भी नहीं करना चाहिए। अनुशासन सीमित होना चाहिए। बच्चे को स्व अनुशासन की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। खुद ही बच्चा अनुशासन में रहे, ऐसी भावना उसमें विकसित की जानी चाहिए। गृह कार्य भी सीमित मात्रा में देना चाहिए, जितना कि बच्चा आसानी से कर सके। तो ये कारण थे, जो विद्यालय से संबंधित कारण थे, जिनमें सुधार करके हम विद्यार्थी को बाल अपराधी होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कारण आता है इसमें समाज का वातावरण। तो समाज में भी आसपास पड़ोस में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चा जो समाज का विद्रूप पक्ष है, जो कुरूप पक्ष है, उसको प्राय कम से कम देखे और एक अच्छा वातावरण उसमें बने। अगली जो बात आ गई, ये तो था ही था। इसके अलावा जो सुधारात्मक चीज़ें हैं, दूसरा मुख्य कारण था वो सुधारात्मक चीज़ें भी बच्चों होनी चाहिए। तो सुधारात्मक चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए? अनेक मनोवैज्ञानिक विधियाँ उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक परीक्षण उपलब्ध हैं, अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपलब्ध हैं, तथा साक्षात्कार वगैरह होते हैं। इनके माध्यम से बच्चों का सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनके अपराध के तरीकों, अपराध के कारणों, इनको जान करके। अगली जो बात है, मानसिक चिकित्सा भी उनकी की जा सकती है। मानसिक चिकित्सा की जा सकती है और मनोविश्लेषण विधि का उपयोग करके भी मार्गांतरीकरण किया जा सकता है। प्राय मनोविश्लेषण विधि है, इसका प्रयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो कुशल लोग होते हैं इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, दक्ष लोग जो होते हैं, क्योंकि ये महंगी, खर्चीली और विधि भी ये होती है। इसके अलावा विशेष न्यायालय ऐसे बनाए हुए हैं, बाल सुधार गृह बनाए हुए हैं इन बालकों के लिए। तो बाल सुधार गृह द्वारा, विशेष न्यायालयों द्वारा और यहाँ पर भेज करके हम इनमें सुधार कर सकते हैं। तो अतः बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि किस प्रकार से हम इन बच्चों के कारणों को जान करके और बाल अपराध के कारणों को हम रोकथाम कर सकते हैं और इन बच्चों को राष्ट्रीय नागरिक बना सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कोई भी बच्चा, ये रिसर्च साबित करती है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात अपराधी होते हैं। ये वातावरण को देख करके
अपराधी बन जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य, अध्यापकों का कर्तव्य, अभिभावकों का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, समुदाय का कर्तव्य व सरकार का कर्तव्य होता है कि हर बालक को उसकी योग्यता के अनुसार विकसित होने दें और कहीं ये बालक हमारे कारणों से अपराधी न बन जाने चाहिए। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए और बालकों के संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही था बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर नए बिंदु के साथ आपके समक्ष होंगे। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।